अरे शीतल, जल्दी बाहर आओ, मेरी बात सुनो आके। तभी शीतल सारा काम छोड़ के अपने पति के पास आती है। हाँ जी, बोली क्या बात है? तभी इसका पति कहता है, अरे शीतल, अभी बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, तुम ऐसा करना कि उनको जल्दी से अच्छे कपड़े दे देना और उनको नहला धुला के अच्छा तैयार बना देना। और वो तुम्हें पैसे मिलने देना, कितने मिले हैं? तभी वो बताती है कि मुझे 5,000 ही मिले हैं। तभी उसका पति कहता है, अरे सिर्फ 5,000, ये तो बहुत कम है, इतने में इनके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तभी गौरी को कहती है कि अरे गौरी, जल्दी से अपने बहन भाई को तैयार कर दो अच्छा सा। अरे माँ, क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों इतनी? वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी बुआ आ रही है ना, इसलिए तुम बस जल्दी से अपने बहन भाई को। अरे माँ, मोटी बुआ आ रही है। अरे गौरी चुप करो, ऐसे नहीं कहते, तो तुम्हारी बुआ है। फिर क्या हुआ? अगर ये बात तुम्हारी तुम्हारी दादी ने सुन ली ना, फिर तुम बोलोगे कि खैर नहीं है। तभी इसका बेटा कहता है, अरे मम्मा, बुआ तो है ही इतनी मोटी, अब तो उनको मोटा कैसे न कहें हम। तभी उसकी दादी आवाज़ सुन के उनकी आती है और उन पे गुस्सा करने लग जाती है। अरे मोटा किसको बोला? मेरी बेटी तुम लोगों को मोटी लगती है? मैं तुम लोगों को, ज़रूर ही तुम लोगों की माँ ने तुम लोगों को ये सब कुछ सिखाया होगा। तुम लोगों की बुआ है वो, और तुम लोग उसे मोटा कह रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तभी वो उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। इतने में राकेश अपनी पत्नी को शापर में कुछ सामान ला के देता है और कहता है, ये लो शीतल, ये नाश्ता ले आया हूँ मैं, तुम जल्दी से नाश्ता बना दो। अच्छा जी, अरे जी, ये नाश्ता तो तो बहुत बहुत कम कम लग होगा। रहा है ये मुझे। ये सुनकर सुन के उसकी उसकी माँ को सास को फिर से फिर ज़्यादा गुस्सा आ गुस्सा जाता है आ और वो जाता है फिर उन दोनों पे और चिल्लाने लग कहती है जाती कि है कि तुम तुम लोगों को लोगों को मेरी मेरी बेटी कहने पे से क्यों खर्चे बोझ ज़्यादा लगने लगने लग उसके गए लिए हैं। तुम लोगों अब को नाश्ता इतना पहले कम तुम्हारे पड़ रहा है। बच्चों ने मेरी बेटी को मोटा तभी वो करा, उन अब दोनों को तुम्हें बातें उसके सुनाने लिए लग खाना भी जाती है। कम लग रहा है। अरे नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, शीतल का वो मतलब नहीं था। अब मैं नाश्ता ले आया हूँ ना, अगर कुछ सामान कम पड़ेगा तो मैं और भी ले आऊँगा। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ। एक तो मेरी बेटी आती भी यहाँ पे कभी-कभी है और वो भी तुम लोगों पे बोझ बन जाती है। शीतल की सास उसको बहुत ही है। इतनी देर में घर के बाहर एक रिक्शा वाला आता है जिसके ऊपर आरती बैठी हुई थी और वो अभी आके अपने मायके ही पहुंची थी कि शीतल ने देखा कि उसने की नंद ने पूरा रक्षा पीछे से ही बंधा हुआ है। तभी वो घर आके पहुंचती है, तभी सब उसको मिलते हैं तो उसकी भाभी कहती है, अरे नंद जी, आप इधर बैठ जाओ। तभी वो कुर्सी पे जैसे ही बैठती है तो वो कुर्सी गिर के टूट जाती है। आरती सबको कहने लग जाती है, अरे मेरे लिए तुम लोगों ने ये टूटी हुई कुर्सी रख दी, इतनी पुरानी कुर्सी, तुम लोग नई कुर्सी भी नहीं ले सकते। तभी वो दोनों आरती को पकड़ कर उठाती हैं। अरे दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक हो ना? तभी आरती की माँ कहती है, अरे बेटा, तू भी तो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है, अब तो पहले से भी ज़्यादा हो गई है। ये बात सुनकर आरती को बहुत बुरा लगता है और कहती है, माँ आप भी मुझे मोटा कह रही हो? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ, पहले तो बेबी तो इतनी कम थी, अब तो मुझे तो और भी ज़्यादा मोटी लग रही है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। तभी वो माँ बेटी आपस में लग जाती हैं। अरे हाँ माँ, मुझे पता है, अब आप लोग मुझे मोटा ही कहोगे, आप लोगों से अब मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता। तभी इतने में शीतल का पति उसे एक और चापड़ ला कर देता है। अरे ये लो शीतल, मैं ये समोसे ले आई हूँ। अरे कितने समोसे हैं ये? इसमें 12 समोसे हैं, कम तो नहीं होंगे है ना? नहीं नहीं, बहुत हैं ये, और दीदी भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। इतने में शीतल सब अपनी नंद के लिए नाश्ता लगाती है, उसमें समोसे, मिठाई, निमको और सब कुछ होता है। बच्चे भी सब साथ खा, जैसे ही वो उठाने लगते हैं तभी उनकी दादी कहती है, अरे बच्चों, तुम लोगों को किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या कि जब तुम्हारी बुआ खा रही है, जब वो खा लेगी तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तभी आरती समोसे खा रही होती है और वो मज़े से बैठी सब कुछ खा रहे होते हैं, बच्चे बस उसका मुँह ही देख रहे होते हैं और वो देखते ही देखते एक के बाद एक समोसा खाती जाती है और फिर आखिर में बस 2 समोसे बचते हैं। इतने में वो निम्को, मिठाई और दाल सब कुछ खा जाती है, बस बचे 2 समोसे जो कि शीतल अपने बच्चों को बाँट के दे देती है। कुछ देर के बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तभी सभी एक साथ खड़े होते हैं और फिर शीतल अपनी ननद से पूछती है, अरे दीदी, आपके लिए दोपहर के खाने में क्या बनाना है? आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए टाइम से ही खाना बना देती हूँ। तभी शीतल कहती है, अरे भाभी, अभी तो मुझे भूख नहीं है। तभी शीतल दीदी में सोच रही होती है कि इतना सारा खा गई है, अब भूखी कैसे होगी। इतने में शीतल जाती है, दोपहर के खाने की तैयारी करने लग जाती है और फिर वो उसके लिए रोटी और सालन बनाती है। शी आरती के सामने बहुत मज़ेदार से खाने पड़े होते हैं। देखते ही देखती आरती 12-13 रोटियाँ खा जाती है और ये सब कुछ देख के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, बुआ तो सब कुछ खा जाती है और हमारे लिए कुछ बचाती ही नहीं है। बुआ कब अपने घर जाएँगी? अब तो वो खाना खाती रहती हैं हर वक़्त, यहाँ पे खाने के लिए आई हैं। तभी शीतल उनको चुप करवाती है, अरे बच्चों, ऐसा नहीं कहते।
और फिर उससे अगले दिन सुबह नाश्ते में उसका भाई उसके लिए जलेबी और दूध लेके आता है। तब भी आरती ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका भाई गरीबी में भी उसका इतना ख़्याल रख रहा है। इसी तरह से आरती के लिए सुबह शाम ही अलग-अलग किस्म के खाने बनते थे। तभी आरती की माँ कहती है आरती से, "अरे आरती बेटा, तुम्हारे आने से घर में बहुत रौनक हो गई है। सुबह शाम अच्छे-अच्छे खाने बन रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। तू ऐसे ही चक्कर लगाती रहा कर।" तभी आरती कहती है, "अरे हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ दिन और रुक जाती हूँ।" इस तरह से शीतल आरती के लिए दिन-रात मज़ेदार से खाने बनाती रहती थी। और फिर एक दिन शीतल अपने पति से कहती है, "अरे जी, अब तो घर में और भी कुछ बचा भी नहीं है और सारी सेविंग भी ख़त्म हो गई है और पता नहीं कब तक अब दीदी इधर रहेंगी।" तभी शीतल अपने पति से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि दीदी अब पता नहीं कब यहाँ से जाएगी, अब तो घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। तभी उसका पति कहता है, "अरे तो अब मैं क्या अपनी बहन से मुँह चढ़ के कहूँ कि वो कब जाएगी? अरे नहीं, मैंने ये सब कुछ कब कहा है?" तभी इतने में उसकी सास वहाँ पे आ जाती है और कहती है, उनकी बातें सुन लेती है और फिर उन पे गुस्सा करने लग जाती है कि हाँ, तुम लोगों से चाहती मेरी बेटी का यहाँ पे रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम लोगों को भी मेरी बेटी बहुत है, वो तुम लोगों का तो नहीं खाती। तुम लोग उसे देख के हसद करते हो और उसके पति का अपना इतना अच्छा खासा बिज़नेस है। अभी से शीतल कहती है कि अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं। इतने में शीतल के पीछे से रोने की आवाज़ आती है। सब उसकी आवाज़ सुन के दौड़े हुए उसके पास जाते हैं। तभी शीतल कहती है, "अरे! आरती दीदी आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे?" तभी आरती कहती है, "अरे देखो ना भाभी, तुम्हारे बड़े बेटे ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है। अब मैं किस मुँह से घर जाऊँगी?" टूटा हुआ फ़ोन देख के उसका भाई कहता है, "अरे! आप फ़िक्र ना करो, मैं बनवा दूँगा।" वो था ही आईफ़ोन और वो बनने के काबिल ही नहीं था। तभी वो उसको लेके दुकान पे जाता है, तो वो दुकान वाला कहता है, "अरे भाई साहब, अब ये फ़ोन बनने वाला नहीं है, अब आपको नया फ़ोन ही लेना पड़ेगा।" तभी वो आईफ़ोन का रेट पूछता है, तो वो उसे 1 लाख बताता है, जिसे सुन के वो घर आता है और अपनी पत्नी से बात करता है। तभी शीतल अपने पति से कहती है, "अरे जी, नुकसान हमारे बेटे ने किया तो भरपाई भी हम ही करेंगे।" शीतल अपने पति से कहती है, "मेरे पास मेरे जितने भी सोने के ज़ेवर पड़े हैं, आप वो ले जाओ और दीदी के लिए आईफ़ोन ले आओ आप।" ये सब सुनकर राकेश भी बहुत सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपनी पत्नी के ज़ेवर लेके चला जाए। तभी शीतल उसको समझाती है, "आप फ़िक्र ना करो, ज़ेवर तो हम बाद में बनवा लेंगे जब आपका काम हो जाएगा अच्छा। अभी दीदी को फ़ोन की ज़रूरत है और अगर वो इस तरह से बगैर फ़ोन के जाएगी तो ये हमारे लिए ही शर्म की बात होगी।" इतने में वो अपने सारे ज़ेवर ला के अपने पति को दे देती है। उनकी बातें उनकी नंद पीछे से सुन रही होती है। तभी उसका पति सुनार के पास जाता है, वो सारे ज़ेवर बेचता है और वो अपनी बहन के लिए एक आईफ़ोन लेता है और फिर उसकी ये अच्छी-सी 2 साड़ियाँ खरीदता है, जो कि उसकी माँ ने उसे खरीदने के लिए कही थी। और फिर जब वो वापसी आता है तो देखता है कि उसकी बहन ने घर की तैयारी की हुई है। "अरे आरती दीदी, आप क्यों जा रही हो?" "तो मैं और क्या करूँ भाई? आप लोग मेरे यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए भाभी ने अपने ज़ेवर बेच दिए, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन मैं और यहाँ पे रही तो आप लोग तो अपना घर ही बेच दोगे।" तभी वो उनसे नाराज़ होने लग जाती है, "और आप लोगों से ये फ़ोन किसने माँगा था? मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों को ये फ़ोन लेने के लिए, और भाभी आपने भी मुझे नहीं बताया और आप कर्ज़ लेके मेरी खातिरदारी करते रहे हो। इतने में मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। आप लोग क्या समझते हो कि मुझे कोई एहसास नहीं है आप लोगों का?" इसलिए फ़ौरन ही मैंने अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई है, जो कि आपका ज़ेवर भी ले आए थे वापस। इतने में आरती अपनी भाभी को उसका ज़ेवर वापस करती है। "ये ले आपका ज़ेवर और आइंदा इसको बेचने की हिम्मत मत कीजिएगा।" इतने में वो अपने भाई से आईफ़ोन लेते हुए कहती है, "और ये मुझे दें, इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है और इसकी पेमेंट भी मेरे पति ने कर दी है।" ये सब कुछ देख के शीतल की आँखों से आँसू आ जाते हैं और कहती है, "अरे भाभी, आरती दीदी, आप हमसे नाराज़ होके जा रही हैं?" "अरे नहीं शीतल, मैं नाराज़ नहीं होके जा रही। तुम लोगों ने मुझे बेगाना कर दिया। अगर तुम लोगों ने मुझे अपना समझा होता तो मुझे बताते अपनी परेशानी। मुझे पता भी नहीं था और तुम लोग कर्ज़ लेके मेरी खातिरदारी करते रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है।" ये सुनकर शीतल और उसके भाई की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी आरती कहती है, "अरे आरती दीदी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो।" तभी आरती कहती है, "अरे शीतल भाभी, आप भी बहुत अच्छी हो। आपने मेरी इतनी खातिरदारी की है। इतने दिन मैं यहाँ पे रही, आपने मुझे अच्छे-अच्छे खाने बना के खिलाए।" इस तरह से आरती भी खुश हो जाती है और फिर तभी आरती शीतल से कहती है, "और एक और राज़ की बात तो मैंने आपको बताई नहीं।" "अरे क्या राज़ की बात?" "दरअसल वो फ़ोन आपके बेटे ने तोड़ा था, बल्कि उसके ऊपर मैं ही बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो टूट गया और मेरी गलती की वजह से टूट गया था।" ये सब सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हँस जाते हैं और इस तरह से नंद और भाभी का प्यार देख के शीतल की सास की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं।